प्रिय विद्यार्थियों और सभी साहित्य प्रेमियों को मेरा प्यार भरा अभिवादन। ये स्टूडेंट्स, आप जानते हैं अभी नवरात्रि का पर्व शुरू हो गया और उससे पहले भी क्रमशः एक के बाद एक त्यौहार आते रहे हैं और उसके बाद भी दिवाली और अन्य अनेक आयोजन आएंगे। लेकिन इस सब के बीच आपकी पढ़ाई भी सुनिश्चित रहे, इसलिए आप पढ़ाई के कम से कम आवर्स जो है वो निश्चित करें। ये मेरी आपसे गुजारिश रहेगी। आज की जो हमारी कविता है, पहला अध्याय हरिवंश राय बच्चन की आत्मपरिचय कविता का हमने पठन किया। इसके कुछ अंशों की हमने व्याख्या की, जिससे आपको मदद मिली होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आज हम इसकी दूसरी कविता लेने जा रहे हैं और ये कैसे यह कविता न केवल मानव जीवन से और साथ ही साथ एक विद्यार्थी के जीवन से किस गहराई के साथ में जुड़ी हुई हो सकती है, इस पर हम एक नज़र डालेंगे। तो आइए बिना समय गवाए हम इस दूसरी कविता के बारे में बात करना शुरू करते हैं। तो आप टेक्स्ट बुक ले लें। जैसा मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, टेक्स्ट बुक इस क्लास के दौरान आप अपने पास में रखें और आवश्यकता अनुसार नोटबुक भी लें और एक पेंसिल रखें। टेक्स्ट बुक में हमको पेन से नहीं लिखना है, क्योंकि लिखा हुआ वहाँ परमानेंट छप जाता है। सही होगा तो सही, अच्छी बात है, और गलत होगा तो गलत। इसलिए हम कोशिश करें कि हम पेंसिल लें और इसका हम उपयोग करें। अपनी नोटबुक में हम जरूर पेन ले लें, कोई बात नहीं। तो टेक्स्ट बुक में आप आ जाएं पाठ परिचय पे, और पाठ परिचय में देखें कि इस दूसरी कविता के बारे में वहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ लिखा है, निशा निमंत्रण से उद्धृत गीत में प्रकृति के दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में प्राणी वर्ग, विशेषकर मनुष्य के धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश है। बहुत ही सरल सर्वानुभूत बिंबों के जरिए किसी अगोचर सत्य की रूहानी छुअन महसूस करा देना बच्चन की जो अलग विशेषता है, यह गीत उसका एक बेहतर नमूना है। किसी प्रिय आलंबन या विषय से भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयास के पगों की गति में चंचल तेजी भर सकता है, अन्यथा हम शिथिलता और फिर जड़ता को प्राप्त होने के अभिषिक्त हो जाते हैं। गीत इस बड़े सत्य के साथ समय के गुजरते जाने के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भी लिए हुए है। अब 2-3 पॉइंट्स जो इस पाठ परिचय के आधार पे बताए जा सकते हैं, वो ये है कि एक विशेष काव्यात्मक अभिव्यक्ति जो इस गीत के माध्यम से प्रस्तुत की गई है। दूसरी बात, समय का महत्व जीवन में, उसके साथ ही साथ लक्ष्य का महत्व और उस लक्ष्य का हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व के ऊपर प्रभाव क्या पड़ता है, हमारे प्रयासों के ऊपर प्रभाव क्या पड़ता है, ये इस गीत के अंदर देखा जा सकता है। तो यह है पाठ परिचय की बात। अब हम बात करते हैं इस गीत की। आप देखें इस गीत को बच्चन ने किस खूबसूरती के साथ में लिखा है। यह गीत जो है वो 3 अलग अलग पैराग्राफ में बटा हुआ है, और पहले पैराग्राफ में बच्चन एक पथिक, जीवन के मार्ग पर चलने वाला एक पथिक अर्थात यात्री जो पथ पर चलता है वो पथिक है, उसका उदाहरण देते हैं। दूसरे पैराग्राफ में यहाँ वो एक पक्षी की बात करते हैं, और तीसरे पैराग्राफ में स्वयं अपने आप को रखते हैं। और इन 3 अलग अलग पैराग्राफ के माध्यम से वो जीवन के किस बड़े सत्य की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, ये आप देखें। सबसे पहले तो आप इस गीत का आनंद लें, और साथ ही इसका वाचन जो है वो किस तरह से करेंगे, किस लय से करेंगे, इस पर भी आप ध्यान दें। तो ये गीत कुछ इस तरह से है। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दूसरा पैरा है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। और आखिरी पैरा में कवि स्वयं अपने आप को रखते हुए कहता है कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर में विवहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो ये 3 पैरा, बहुत छोटी सी कविता, 1 मिनट में इसका वाचन किया जा सकता है, और इसके भावों को समझना भी मेरे ख्याल में इतना मुश्किल नहीं होगा। तो आप देखें हम बच्चन क्या कहना चाहते हैं। तो बच्चन इस कविता के पहले पैराग्राफ में एक पथिक, और ये पथिक कौन है? अब अगर ऐसे देखा जाए तो जीवन के मार्ग पर हर व्यक्ति पथिक है। आप एक पथिक हो विद्यार्थी के रूप में, मैं एक पथिक हूँ शिक्षक के रूप में। हर व्यक्ति जो समाज में किसी न किसी भूमिका में है वो पथिक ही है, जो इस जीवन को जी रहा है। तो उसका केवल एक उदाहरण लिया है, और उस उदाहरण के माध्यम से किसी बड़े सत्य की ओर वो ध्यान आकर्षित करते हैं। वो क्या कहते हैं,
बच्चन कहते हैं कि हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। जीवन के मार्ग पर चलने वाला पथिक जो है, या एक साधारण पथिक की हम बात करें, वो अपनी मंजिल को पाने के लिए यात्रा कर रहा है। और यात्रा करते 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 एक समय ऐसा आता है जब शाम हो जाती है, जब दिन का उजाला और नहीं रहता, अंधेरा धीरे धीरे चारों ओर छाने लगता है। तब उस पथिक में के मन में आने वाले विचार जो हैं उसको बच्चन हमारे सामने रखते हैं और ये कहते हैं कि हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। जब पथिक ये देखता है कि अंधेरा होने को है और उसी समय उसे ये भी एहसास होता है कि मेरी मंजिल भी मुझसे दूर नहीं है, तो उसी समय, वैसे तो वो थका हुआ है, वो दिन भर चला है, उसके पैर थोड़े से कमज़ोर हो रहे हैं, उसका मन थोड़ा सा आराम करने को हो रहा है, लेकिन वो रुकता नहीं। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। बहुत थक गया है, लेकिन जब वो ये देखता है कि मेरी मंजिल जो है वो दूर नहीं है। आप एक कल्पना करें एक ऐसे व्यक्ति की जो बहुत चल रहा है, पैदल ही चल रहा है, जैसे किसी रेगिस्तान में चल रहा है, बहुत चला, थक गया, शाम तक उसे अपने घर पे पहुंच जाना था या किसी मंजिल तक उसको पहुंच जाना था, बहुत थक गया है, वो थोड़ा सा सुस्ताने लगता है और अंधेरा होता देख, जब वो देखता है कि हाँ वो दूर कहीं एक प्रकाश टिमटिमाता हुआ दिखाई दे रहा है, वही गांव है और शायद वही मेरा घर भी है, तो तत्काल अपने प्रयास को पुनः बढ़ा देता है। थका है मगर विश्राम नहीं करता है, तुरंत आगे चल पड़ता है। और बच्चन कहते हैं दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ठीक इसी प्रकार दूसरे पैरा में एक पक्षी का उदाहरण देते हैं, एक चिड़िया का उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। चिड़िया जब भोजन और पानी की तलाश में, एक बेहतर जीवन की तलाश में, अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए जब अपने घोंसले को छोड़कर जाती है, नीड़ अर्थात घोंसला, तब दिन भर इधर उधर भटकते हुए, दानों का संग्रह करते हुए, शाम जब ढल जाती है तब अचानक उसे अपने घोंसले का ख्याल आता है और अपने बच्चे का ख्याल आता है। तो यद्यपि वो दिन भर अपने पंखों को फैलाकर खूब उड़ी है, खूब प्रयास उसने किया है, लेकिन जैसे ही शाम को उसे अपने बच्चों का ख्याल आता है, वो सारी थकान को भूलकर, पूरी ऊर्जा को समेटकर, पंखों को फैलाकर उस विस्तृत आसमान में उड़ पड़ती है अपने घोंसले की ओर। इसी को बड़ी खूबसूरती से बच्चन ने व्यक्त किया है कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे। एक आशा वो है जो चिड़िया कर रही है कि मेरे बच्चे घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं, और एक आशा कर रहे हैं बच्चे, आशा के बदले में की जाने वाली आशा दूसरी, वो है बच्चों की आशा। उस चिड़िया के नन्हे बच्चे अपने घोंसले से निकलकर ताक रहे हैं कि अब तक माँ नहीं आई, अब तक चिड़िया नहीं आई। ये ख्याल जब चिड़िया को आता है तो बड़ी व्याकुल हो जाती है और वो थकी है, लेकिन इसके बावजूद अपनी पूरी ऊर्जा से पंखों को फैलाकर फिर से उड़ पड़ती है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। उसके पंख कितने तेज हो जाते हैं, बहुत थकी है, लेकिन उसके बावजूद उस थकान को वो भुला देती है और अपनी पूरी ऊर्जा से वापस उड़ने लगती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो आप ये एक पहला जो पैराग्राफ है और दूसरा पैराग्राफ है, उसमें एक बहुत खास बात आप देख सकते हैं कि लक्ष्य अगर ना हो तो फिर हमारे मन में उत्साह भी नहीं होता, तो जुनून भी नहीं होता है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो जीवन में किसी लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी है। तो प्रिय विद्यार्थियों, एक बात मैं कहूँ कि आप बचपन से लगाकर अब तक बढ़ रहे हैं। कक्षा 12 के विद्यार्थियों को मैं अक्सर कहा करता हूँ कि आप कक्षा 1 से लगाकर, या संभवतः उससे भी पहले की कुछ कक्षाएं होंगी प्री प्राइमरी की, वहाँ से लगाकर आप कक्षा 12 तक आ गए, आप पढ़ रहे हैं और आप संभवतः इसके बाद भी पढ़ेंगे। कंपटीशन का ज़माना है, बहुत पढ़ना पड़ता है। लेकिन मैं कहूँ कि आपकी पढ़ाई का मकसद क्या है? इज़ देयर एनी गोल? क्या कोई निश्चित लक्ष्य है? तो अगर आप कहें कि अभी तो नहीं पता, अभी तो पढ़ रहे हैं, आगे देखा जाएगा, तो निश्चित लक्ष्य अगर ना हो तो आपके उत्साह में, आपके जज्बे में, आपके जुनून में कमी आ सकती है। तो ऐसे समय में क्या होता है कि अंतिम जब मंजिल हमारे सामने होती है, आप कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं, पहले 3 महीने पढ़ाई के निकल चुके हैं, अगले 4-6 महीने बचे हुए हैं, उसमें से केवल 3 महीने चलेगा स्कूल और आपका, फिर आ जाएगी परीक्षा आपकी।
और इस समय में, इस क्रिटिकल समय में, इस महत्वपूर्ण समय में अगर कोई त्योहारों को मनाने में लग जाए और पूरी तरह से अपनी पढ़ाई को भूल जाए, तो आप सोचें जो तपस्या आपने विद्यालय जीवन की अब तक की है, कक्षा 1 से लेकर 12 तक, उसका क्या होगा? नुकसान हो सकता है। तो ज़रूरत है सचेत हो जाने की। बच्चन एक सामान्य मनुष्य को, एक विद्यार्थी को, हर इंसान को पक्षी के माध्यम से, पथिक के माध्यम से ये सूचित ही कर रहे हैं एक तरह से कि जीवन में लक्ष्य का होना ज़रूरी है, किसी मंजिल का होना ज़रूरी है, तभी व्यक्ति अपनी पूरी ऊर्जा से उसको पाने के लिए प्रयास करता है। तो ये बात बड़ी खूबसूरती से देखी जा सकती है। लेकिन अब इस तीसरे पैरा में बच्चन रखते हैं अपने आप को, और वो क्या कहते हैं? मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल। पथिक चल रहा है अपनी मंजिल को पाने के लिए, अपने घर पहुंचने के लिए, और घर पहुंचने के लिए क्यों? क्योंकि उसका घर पर कोई इंतजार कर रहा है जो उससे प्रेम करता है। ये पथिक उनसे प्रेम करता है, तो ये अपने प्रियजनों को मिलने की आकांक्षा में ही वो शाम को थका होने पर भी अपने घर की तरफ तेजी से चल पड़ता है। चिड़िया भी थकी मांदी होने के बावजूद तेजी से उड़ती है, क्योंकि घोंसले में उसके बच्चे उसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन कवि जो इस जीवन में अकेला है, अब ये कवि के जीवन की व्यक्तिगत परिस्थिति भी हो सकती है। संभवतः कवि ने अपने किसी प्रियजन को खो दिया है। इस संसार की भीड़ में रहते हुए भी कवि अपने आप को अकेला महसूस करता है। तब कवि ये लिखता है कि मुझसे मिलने को कौन विकल, विकल मतलब व्याकुल, बेचैन, परेशान। मुझसे मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं, मेरा घर पर कोई इंतजार करने वाला नहीं है। मैं हूँ किसके हित चंचल। चिड़िया तो इसलिए चंचल है क्योंकि बच्चे इंतजार कर रहे हैं। मैं किसके लिए चंचल हूँ? तो जब मैं भी दिन भर किसी काम के लिए निकलता हूँ और शाम को थका मांदा मैं भी जब अपने घर की ओर लौटता हूँ, तब अचानक चलते 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 मेरे कदम ठिठक जाते हैं, रुक जाते हैं, जब इस बात का एहसास मुझे होता है कि मेरा तो घर पर कोई इंतजार करने वाला नहीं। तब कवि लिखता है, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, मेरे पैर जो हैं वो अचानक थम जाते हैं, रुक जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। भरता उर में विफलता है, मेरे हृदय में विफलता अर्थात व्याकुलता, बेचैनी भर जाती है। एक तनाव, एक दुख, एक चिंता मुझे घेर लेती है। मैं चलते चलते अचानक रुक जाता हूँ, कहीं पर मैं बैठ जाता हूँ और थम जाता हूँ, और मैं सोचने को मजबूर हो जाता हूँ कि मैं क्यों भाग रहा हूँ, मेरा कौन इंतजार कर रहा है। अर्थात जब तक कोई लक्ष्य न हो, कोई प्रियजन न हो जिनसे मिलने को आप आतुर हो, तब तक आपके प्रयास के पगों की गति में तेजी नहीं आ सकती। तो इसी बात की तरफ संकेत करते हैं। तीसरे पैराग्राफ में अपने आप को रखना, इस कविता में एक बड़ा ही खूबसूरत प्रयोग कवि बच्चन का है, देखा जा सकता है। तो कवि कहता है, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विफलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता। इस पूरी कविता में एक जो दूसरा दृष्टिकोण ये देखा जा सकता है कि समय को ध्यान में रखते हुए कि समय जो है वो कभी किसी के लिए रुकता नहीं। समय निरंतर आगे बढ़ता है, और जो समय के साथ साथ आगे बढ़ता है वो अपने जीवन में अपनी मंजिल को ज़रूर पा लेता है। और एक और बात कही जा सकती है कि मानव का जो जीवन है इस संसार में जन्म लेने के बाद, अगर गौर से देखा जाए तो बहुत तेज़ी से ये समय निकल जाता है। अगर मैं अपने जीवन पर नज़र डालूं तो ये 40-42 साल कैसे निकले। अभी तो लगता है कि आपकी तरह मैं भी स्टूडेंट था, कक्षा 10 और 12 में किसी दूसरी, तीसरी, चौथी बेंच में बैठा था। ये घटनाएं सारी मेरे जहन में ताज़ा हो जाती हैं कि कब किसी गुरुजी ने शाबाशी से मेरी पीठ थपथपाई थी, कब मेरे विद्यालय में मैंने किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, किससे मेरा झगड़ा हुआ था, किससे मेरी बहुत गहरी दोस्ती थी। ये सारी यादें जो हैं वो हमारे जहन में हमेशा के लिए ताज़ा रहती हैं। पीछे मुड़कर देखते हैं तो 25-30 साल पुरानी घटना अचानक ही याद हमें आ जाती है, लेकिन वो समय बड़ी तेज़ी से बीत जाता है और देखते देखते पूरा जीवन भी बीत जाता है। तो कवि ये भी कहना चाहते हैं संभवतः कि सांसारिक जीवन जो है वो क्षणभंगुर भी है, वो नश्वर भी है, और समय जो विधाता ने, जो परमात्मा ने हमको दिया है वो बड़ा ही अनमोल है। और वो समय अगर होश के साथ, जागरूकता के साथ न गुजारा जाए तो वो समय बड़ी तेज़ी से गुजर जाता है, और उस गुजरे हुए समय में हमारे पास
अचीव करने के लिए कुछ होता नहीं। तो समय बड़ा मूल्यवान है। तो एक बात किसी ने कही कि समय ही धन है। तो क्या धन धन नहीं है? हम तो धन को ही धन मानते थे, पैसे को धन मानते थे, लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो समय ही धन है। एक मरता हुआ आदमी चाहे कितना ही अमीर हो, अपनी पूरी दौलत को देकर भी भगवान से 1 घंटा और नहीं खरीद सकता कि हे भगवान मुझे सिर्फ 1 घंटा और दे दो। जो प्रेम मैं अपने बच्चों से कभी कर नहीं पाया, मैं अपने माता पिता का सम्मान आदर जैसा मुझे करना चाहिए वैसा अगर कर नहीं पाया तो मैं कर लूँगा, प्लीज़ मुझे 1 घंटा दे दो। वो 1 घंटा उसको मिल नहीं सकता। तो आप समझ सकते हैं समय जीवन में कितना मूल्यवान है। समय बहुत मूल्यवान है और इसका एहसास हमें हर पल होना चाहिए। और इससे पहले कि समय गुजर जाए, इससे पहले कि हम पछताएं, हमें इस समय का बखूबी उपयोग कर लेना चाहिए। एक बड़े ही खूबसूरत गीत के माध्यम से अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। मैं गीतों में भी बड़ा जीवन दर्शन दे रखा होता है, बड़ी खूबसूरती से दे रखा होता है। और मैं क्योंकि साहित्य के साथ साथ एक संगीत प्रेमी भी हूँ, इसलिए मेरी कोशिश ये रहती है कि जो भी कंटेंट है, जो विषय वस्तु है, उसको अलग अलग तरीके से आपके सम्मुख प्रस्तुत करूं। तो इसी क्रम में एक गीत की कुछ पंक्तियां गुनगुनाना चाहूँगा। उम्मीद ये करता हूँ कि आपको अच्छी लगेंगी और आप इसको इस कविता के साथ में जोड़ पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे। तो किशोर दा के गीत में बात लिखी है कि साथी न कारवां है, ये तेरा इम्तिहान है। साथी न कारवां है, ये तेरा इम्तिहान है। यूं ही चला चल दिल के सहारे, करती है मंजिल तुझको इशारे। हो देख कहीं कोई रोक नहीं ले, तुझको पुकार के ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसी तरह से आप अच्छे से अपने समय का सदुपयोग करें, पढ़ते रहें। और हाँ, आपकी प्रतिक्रियाएं मेरे लिए बहुत ही मूल्यवान हैं। तो आप ज़रूर बताएं कि ये क्लास आपको कैसे लगी। इससे मुझे आगे के लिए प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद। सादर।